अस्सलाम वालेकुम। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को हमारी इस खास सीरीज में खुशामदीद। कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारे जिस्म के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है? कौन है जो अथक काम करता रहता है? तो चलिए आज हम इंसानी जिस्म के अंदर की दुनिया को जानने के इस सफ़र का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, जो खास तौर पर आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए तैयार किया गया है। और हाँ, इस सफ़र पर निकलने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। इस सेशन के तमाम अहम नोट्स पीडीएफ की शक्ल में और अपनी समझ को परखने के लिए एक क्विज का लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज हमारे इस गाइडेड टूर में क्या क्या है? सबसे पहले हम अपने जिस्म के पोशीदा कारकुनों से मिलेंगे। इसके बाद हम सांस के सफ़र को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे खुराक का रास्ता कैसा होता है, और सबसे दिलचस्प आखिर में होगा एक महाटेट प्रैक्टिस जोन, और फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टूर का पहला पड़ाव है हमारे जिस्म के छुपे हुए कारकुन, यानी हमारे अंदरूनी आज़ा या इंटरनल ऑर्गन्स। ये वो हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम संभालते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में कितने ही ज़रूरी काम, जैसे दिल का धड़कना, दिमाग का सोचना या फेफड़ों का सांस लेना, ये सब अंदरूनी आज़ा ही तो करते हैं। ये 24 घंटे काम करते हैं और इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल है कि आखिर ये अंदरूनी आज़ा होते क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अंदरूनी आज़ा या इंटरनल ऑर्गन्स वो हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और बाहर से नज़र नहीं आते। कुदरत ने इनकी हिफाजत का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है ना। हमारी हड्डियों का ढांचा और हमारी जिल्द एक मजबूत किले की तरह इनकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम अंदरूनी आज़ा को समझ गए हैं तो आइए अपने पहले अहम सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि जब हम एक सांस लेते हैं तो हवा हमारे जिस्म के अंदर कहाँ-कहाँ का सफ़र करती है। इस तस्वीर को गौर से देखें। यह है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले है नाक यानी नोज़, जहां से हवा अंदर जाती है। फिर यह हवा एक पाइप से गुजरती है जिसे सांस की नाली या विंड पाइप कहते हैं। वहां से ये सीधा हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में पहुंचती है, और नीचे की तरफ एक मसल है जिसे डायफ्रेम या हिजाबे हाजिज कहते हैं, जो इस सारे अमल का एक अहम हिस्सा है। तो सांस लेने का अमल होता कैसे है? ये बहुत आसान है। पहला कदम, हवा नाक से अंदर दाखिल होती है। दूसरा कदम, ये सांस की नाली से नीचे उतरती है। तीसरा और चौथा कदम, सांस की नाली आगे जाकर छोटी छोटी शाखों में तकसीम होती है और हवा सीधा हमारे फेफड़ों में भर जाती है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। लेकिन ये डायाफ्राम क्या चीज़ है और इसका सांस लेने से क्या ताल्लुक है? दरअसल डायाफ्राम पट्टों की एक लचकदार चादर की तरह है जो हमारे सीने और पेट के दरमियान होती है। जब ये हरकत करती है तो हमारे फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल एक पंप की तरह काम करता है। अच्छा, एक तजुर्बा करते हैं। एक लंबा सांस अंदर खींचें। महसूस हुआ आपका डायफ्राम नीचे गया और पसलियां बाहर की तरफ फैल गईं। अब सांस को बाहर निकालें। अब डायफ्राम वापस ऊपर आया और पसलियां भी अपनी जगह पर वापस आ गईं। यही जादू है सांस अंदर लेने और बाहर निकालने का। चलिए, अब सबके लिए एक सवाल। सोचिए, अगर हम 100 मीटर की दौड़ लगाएं तो उसके बाद हमारे सांस लेने की रफ्तार तेज होगी या आहिस्ता? और ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं कौन सबसे अच्छा जवाब देता है। उम्मीद है सांस लेने का ये निज़ाम अब सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह ईवीएस के दूसरे टॉपिक्स को भी आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल ईवीएस प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। चलिए जी, हवा का सफ़र तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो ये है हमारा निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक बहुत लंबी घूमती हुई ट्यूब है जिसे ग़िज़ाई नाली कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां से हमारी खुराक एक लंबे सफ़र पर निकलती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल या ग़िज़ाई नाली क्या है? बस यूं समझ लें कि ये एक लंबा पाइप है जो हमारे मुंह से शुरू होता है और जिस्म के दूसरे सिरे यानी मकात पर ख़त्म होता है। हाज़मे का सारा काम इसी रास्ते में होता है। इस सफ़र में खुराक कई स्टेशंस पर रुकती है। पहला स्टॉप है मुंह, जहां दांत इसे पीसते हैं। फिर ये ईसोफेगस से होती हुई मैदे यानी स्टमक में पहुंचती है, जहां तेजाब इसे मजीद तोड़ते हैं। इसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत अपना अपना काम करती हैं और आखिर में फजला एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। ये बात याद रखने वाली है कि भले ही ये एक लंबी ट्यूब है, लेकिन इसके हर हिस्से का काम और साख्त अलग है।
बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह, जहां हर मशीन का अपना एक खास काम होता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है ये जांचने का कि हमने कितना सीखा। क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं महाटेट प्रैक्टिस जोन, जिसमें हम पिछले सालों के कुछ सवालात हल करेंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर है, वो कौन सा मसल है जो फेफड़ों के नीचे होता है और सांस लेने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं बाइसेप्स, दिल, डायफ्राम या मेदा। जरा सोचिए। जी हाँ, अगर आपने डायाफ्राम सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। ये वही गुंबद जैसा मसल है जो हमारे सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। शाबाश। सवाल नंबर 2, हाजमे का अमल ग़िज़ाई नाली के किस हिस्से से शुरू होता है? क्या ये मैदे से शुरू होता है, छोटी आंत से, हल्क से या फिर मुंह से? और इसका सही जवाब है डी, मुंह। अक्सर लोग समझते हैं कि हाजमा मैदे में शुरू होता है, लेकिन नहीं, ये तो पहला निवाला मुंह में डालते ही शुरू हो जाता है, जब हमारा थूक काम करना शुरू कर देता है। अगला सवाल, नाक से हवा फेफड़ों तक किस ट्यूब के जरिए पहुंचती है? ग़िज़ाई नाली, सांस की नाली यानी विंड पाइप, रगें या ईसोफेगस? बिल्कुल दुरुस्त। जवाब है बी, सांस की नाली या विंड पाइप। याद रखिएगा, खाने की नाली अलग है और सांस की नाली अलग। सवाल नंबर 4, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इनमें से कौन सा एक अंदरूनी उज़्व नहीं है? जिगर, गुर्दे, जिल्द या दिमाग? और सही जवाब है सी, जिल्द या स्किन। जिल्द हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व जरूर है, लेकिन ये अंदरूनी नहीं, बैरूनी है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। और यह है प्रैक्टिस जोन का आखिरी सवाल। वो पूरी ट्यूब जिससे खुराक गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? निज़ाम तनफ्फुस, ग़िज़ाई नाली, ब्रोंकाइल ट्यूब या डायाफ्राम? और इसका दुरुस्त जवाब है बी, ग़िज़ाई नाली यानी एलिमेंट्री कैनाल। ये वो मुकम्मल रास्ता है जिस पर खुराक का पूरा सफर होता है। बहुत अच्छे, जबरदस्त। प्रैक्टिस जोन बहुत अच्छा रहा। तो आइए अब जल्दी से आज की सारी बातों का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, हमारे जिस्म में बहुत से पोशीदा अंदरूनी आज़ा हैं। दूसरी बात, निज़ाम तनफ्फुस सांस लेने के लिए है और निज़ाम हज़म खुराक को प्रोसेस करता है। और सबसे अहम बात, महाटेट में कामयाबी के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब ये सब बातें बहुत वाज़ेह हो गई हैं ना? अगर आज के सेशन में मज़ा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो महाटेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल इरशाद वोहनवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महाटेट के सभी उम्मीदवारों को एक बार फिर खुशामदीद। ये है इंसानी जिस्म के सफ़र का पार्ट 2। पिछली बार हमने कुछ बुनियादी चीज़ें सीखी थीं और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स को समझने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। ये हमारी EVS सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। इस सेशन के तमाम अहम नोट्स PDF फॉर्मेट में और प्रैक्टिस के लिए एक क्विज, इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में ज़िंदगी कैसे दौड़ाता है। और आखिर में हम जिस्म के कंट्रोल सेंटर यानी असबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे अहम, हम महाटेट के पिछले सालों के कुछ सवालात भी हल करेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। तो हमारा पहला पड़ाव है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हमारे खाए हुए खाने को ताकत यानी एनर्जी में बदलता है, जिससे हम अपने रोज़ के काम कर पाते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखें, ये हमारे हाजमे का पूरा नक्शा है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल है जो हमारे मुंह से शुरू होता है और इसमें कई ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा खाना ठीक से हज़म हो सके। तो ये हज़म यानी डाइजेशन आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जिस्म खाने को बिल्कुल छोटे सादा टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि खून उसे आसानी से जज़्ब कर सके और तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सके। तो चलें इस सफ़र को कदम ब कदम देखते हैं। सबसे पहले खाना जाता है मुंह में यानी माउथ में, जहां दांत इसे चबाते हैं।
پھر یہ غذائی نالی یا اسوفیگس سے ہوتا ہوا معدے یعنی اسٹمک تک پہنچتا ہے۔ یہاں تیزاب اور ہاضمے والے رس کھانے کو اور بھی چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم حصہ، چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن۔ یہاں سے ساری غذائیت یعنی نیوٹرینٹس خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ آخر میں جو کچھ بچ جاتا ہے وہ بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن میں جاتا ہے، جہاں پانی جذب ہوتا ہے اور فضلہ تیار ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک سوال آپ سب کے لیے۔ ابھی ہم نے چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن کی بات کی، اس کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ اپنا جواب جلدی سے نیچے کامنٹس میں لکھیے، دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا ہضم ہو گیا، غذائیت بھی خون میں شامل ہو گئی، لیکن وہ پورے جسم کے ہر حصے تک پہنچتی کیسے ہے؟ یہیں سے ہمارا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، دوران خون یعنی سرکولیٹری سسٹم۔ یہ ہمارے جسم کا اپنا ذاتی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں، یہ دوران خون یا دوران خون کا ایک شاندار جال ہے۔ یہ خون کی نالیوں کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ہمارے جسم کے کونے کونے تک آکسیجن اور وہ ساری ضروری غذائیت پہنچاتا ہے جو ابھی ہضم ہوئی تھی۔ اس سسٹم کے 4 مین پلیئرز ہیں۔ پہلا ہے ہمارا دل یعنی ہارٹ، جو ایک پاورفل پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر آتی ہیں شریانیں یعنی آرٹریز، جو دل سے صاف خون لے کر جاتی ہیں۔ ان کے بعد ہیں وریدیں یعنی وینز، جو استعمال شدہ خون واپس دل تک لاتی ہیں۔ اور چوتھا کھلاڑی ہے خود خون یعنی بلڈ، جو یہ سارا سامان اٹھا کر پورے جسم کا چکر لگاتا ہے۔ اس سسٹم کی اہمیت اس ایک جملے سے واضح ہو جاتی ہے۔ دوران خون کا نظام دن رات مسلسل کام کرتا ہے تاکہ ہمارے جسم کا ہر حصہ زندہ رہے۔ سوچیں، یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ چلیں، ایک اور سوال آپ کے لیے۔ وہ کون سی خون کی نالیاں ہیں جو خون کو دل سے جسم کے باقی حصوں کی طرف لے جاتی ہیں؟ ابھی ہم نے اس پر بات کی ہے۔ اپنا جواب نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال، ان سارے سسٹمز کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ دل کو کب تیز دھڑکنا ہے یا ہاضمہ کب شروع کرنا ہے؟ ان سب کا باس کون ہے؟ تو چلیں ملتے ہیں جسم کے کمانڈ سینٹر سے، عصبی نظام یعنی نروس سسٹم۔ ہمارا عصبی نظام یا اعصابی نظام ہمارے جسم کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ جسم کا انٹرنیٹ ہے۔ اس میں دماغ، حرام مغز اور پورے جسم میں پھیلی لاکھوں اعصاب یعنی نروز شامل ہیں، جو بجلی کی تاروں کی طرح کام کرتی ہیں۔ اس کنٹرول سینٹر کا ہیڈ ہے دماغ یعنی برین۔ یہ ساری معلومات کو پروسیس کرتا ہے اور حکم بھیجتا ہے، اور اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں اعصاب یعنی نروز، جو دماغ کے میسج کو جسم کے ہر حصے تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس لاتے ہیں۔ ہمارا سانس لینا، دل کا دھڑکنا، سوچنا، چلنا، سب کچھ یہی سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحت مند جسم کے لیے تمام نظاموں کا، چاہے وہ ڈائجسٹو ہو، سرکولیٹری ہو یا نروس ہو، مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی بھی سسٹم اکیلے کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے پرکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ چلیں اب مہا ٹیٹ کے پچھلے سالوں کے کچھ اصلی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیار ہیں؟ پہلا سوال سکرین پر ہے۔ ہضم شدہ غذا کا خون میں جذب ہونے کا عمل بنیادی طور پر کس عضو میں ہوتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں معدہ، بڑی آنت، چھوٹی آنت یا غذائی نالی۔ ذرا سوچئے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، چھوٹی آنت۔ جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زیادہ تر غذائی اجزاء ہاضمے کی نالی سے نکل کر ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ چلیں دوسرا سوال۔ دوران خون کے نظام میں دل کا بنیادی کام کیا ہے؟ خون پیدا کرنا، خون پمپ کرنا، خون کو صاف کرنا یا خون کو جمع کرنا؟ کیا لگتا ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے بی، خون پمپ کرنا۔ یاد رکھیے، دل ایک بہت ہی طاقتور پمپ ہے جو خون کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، دماغ اور اعصاب کس نظام کا حصہ ہیں؟ نظام انہضام، دوران خون، نظام تنفس یا عصبی نظام؟ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے۔ جی ہاں، صحیح جواب ہے ڈی، عصبی نظام۔ یہی تو ہمارے جسم کا مین کنٹرول اور کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے۔ شاباش۔ ٹھیک ہے، چوتھا سوال۔ وہ کون سی نالیاں ہیں جو خون کو واپس دل کی طرف لے کر آتی ہیں؟ تھوڑا سوچ کر جواب دیجیے گا۔
آپ کے آپشنز ہیں اعصاب، شریانیں، وریدیں یا غذائی نالی۔ اور درست جواب ہے سی، وریدیں یعنی وینز۔ یاد رکھیں، وریدیں خون کو واپس دل تک لاتی ہیں، جبکہ شریانیں یعنی آرٹریز خون کو دل سے دور لے جاتی ہیں۔ اور یہ رہا آج کا آخری ریپریکٹس سوال، غذا کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دوران، تنفس، ہضم یا احساس؟ یہ تو آج کے سبق کا سب سے بنیادی لفظ تھا۔ بالکل صحیح جواب ہے سی، ہضم یعنی ڈائجیشن۔ یہ وہ خاص لفظ ہے جو کھانے کو قابل استعمال غذائی اجزاء میں توڑنے کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت ہی بڑھیا۔ آج ہم نے 3 بہت ہی اہم سسٹمز کو سمجھا اور امتحان کے سوالات بھی حل کیے۔ تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم باتوں پر۔ آج کی 4 سب سے اہم باتیں یہ ہیں۔ نظام انہضام کھانے کو توڑ کر توانائی بناتا ہے۔ دوران خون اس توانائی اور آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ عصبی نظام پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، صحت مند رہنے کے لیے ان تمام نظاموں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمام سسٹمز کے آپس کے تعلق کو سمجھنا آپ کو ایک بہتر اور مؤثر استاد بننے میں کس طرح مدد دے سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ اور ہاں، بھولنا نہیں، آپ کی مکمل اسٹڈی گائیڈ یعنی PDF نوٹس اور پریکٹس کوئز نیچے ڈسکرپشن میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان سے اپنی تیاری کو اور بھی مضبوط بنائیں۔ اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا تو ہمارے چینل ارشاد وحی نواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ EVS کی پوری پلے لسٹ بھی ضرور دیکھیں۔ اگلی بار ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔